तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के तीसरे चैप्टर द पासिंग अवे ऑफ बापू के बारे में, जिसके राइटर है नयनतारा सहगल। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं समय को बिना गवाए और जानते हैं द ऑथर एंड द टेक्स्ट के बारे में कि ऑथर एंड द टेक्स्ट क्या है। ऑथर का मतलब लेखक और टेक्स्ट का मतलब ये जो आपके सामने आगे हम लोग पार्ट पढ़ने वाले वो पार्ट, ठीक है। तो ऑथर के बारे में पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। नयनतारा सहगल 1927 is one of the first female Indian writers in English to receive wide recognition। यानी नयनतारा सहगल जिनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने वो एक ऐसी पहली वीमेन इंडियन राइटर्स में से, भारतीय लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने इंग्लिश में लिखा और उन्होंने वाइड मतलब विशाल बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन पहचान प्राप्त किया है। हर फिक्शन डील्स विथ इंडियाज रेस्पॉन्स टू द क्राइसिस ब्रॉट अबाउट बाय पॉलिटिकल चेंजेस। उनके जो गाथाएं हैं, उनके जो कथाएं या कहानियां हैं, वो उन बातों को बताती हैं जब इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे और उन चेंजेस के दौरान जो घटनाएं हुए थे उन घटनाओं पे इंडिया का जो जवाब था उन जवाबों को, यानी कि उनकी गाथाओं में जब पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे भारत के अंदर, याद रखिएगा इनका जन्म 1927 में हुआ था, यानी भारत की आज़ादी से पहले। और जब ये बड़ी हुई तब भारत का उस समय आज़ादी का समय चल रहा था, जिस समय बहुत सारे भारत में परिवर्तन हो रहे थे, तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। अंग्रेज यहाँ पे आए थे, अंग्रेज धीरे धीरे जा रहे थे, वे अंग्रेजों से हमारा सामना हो रहा था, हम अंग्रेजों से अपनी ज़मीनों को छीन रहे थे, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। और उस समय पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, मतलब जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ से छीनकर जो हमारे भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों के हाथ में आ रही थी, ठीक है। तो उन सभी पॉलिटिकल चेंजेस में किस तरह से भारत ने रेस्पॉन्स दिया, अपना जवाब दिया, उन सभी चीज़ों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से अपनी गाथाओं में प्रकट किया है उन सभी बातों को। देखिए, शी वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1986 फॉर हर नॉवल रिच लाइक अस। उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है 1986 ईस्वी में उनके नॉवल रिच लाइक अस के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है, जो आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, उसको मैं आपको चैप्टर के एंड में दे दिया करूँगा, या हो सकता है यूनिट के लास्ट में भी दे दूंगा। आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे आप हमको इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कैसा चाहिए ये वर्ड मीनिंग, आपको चाहिए तो किस तरह के वर्ड मीनिंग चाहिए। और अगर हमारे वर्ड मीनिंग में आपके लायक कोई वर्ड मीनिंग अगर छूट जाता है जो आपको नहीं पता हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जान लीजिए, वहाँ पे आपको हम जवाब दे देंगे इसका। चलिए, ये तो पहला पैराग्राफ हो गया ऑथर के बारे में। द टेक्स्ट के बारे में ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी समझ लेते हैं। द टेक्स्ट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिशन एंड चॉकलेट केक। ये जो टेक्स्ट है इसको लिया गया है नयनतारा सहगल के एक मेमोयर यानी कि जीवन वृत्त, यही याद बोल सकते हैं, जो है प्रिशन एंड चॉकलेट केक। उनके जीवन वृत्त या मेमोयर का नाम है प्रिशन एंड चॉकलेट केक, उसी से इसको लिया गया, पासिंग अवे ऑफ बापू को लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये जो पासिंग अवे ऑफ बापू ये कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि ये नयनतारा सहगल के मेमोयर प्रिशन एंड केक से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकाउंट्स द इंसिडेंट फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी, जिसमें बताया गया है उन घटनाओं को जो होता है गांधी जी के डेथ के बाद। गांधी जी के डेथ के बाद जो जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं को उन्होंने अपने मेमोयर प्रिशन एंड चॉकलेट केक में प्रस्तुत किया है, दिखाया है। इट विविडली डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस but also the collective grief of the entire nation at the passing away of महात्मा गांधी। उन्होंने विशाल रूप से सिर्फ इस बात को नहीं जाहिर किया अपने रचना में, अपने गाथा में, अपने प्रिशन एंड चॉकलेट केक में, उन्होंने सिर्फ इस बात को नहीं जाहिर किया, किस बात को, ऑथर के पर्सनल सेंस ऑफ लॉस। ऑथर ने अपना जो पर्सनल खोया है, पर्सनली उन्होंने जो कुछ खोया है, क्योंकि ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा जुड़े थे और गांधी जी को खोने का मतलब इन्होंने अपना पर्सनल कोई एक चीज़ खो दिया है। वैसे गांधी जी के रिश्तेदार नहीं थे ये, लेकिन गांधी जी से बहुत करीबी थे ये, गांधी जी के साथ चले थे, पले भरे थे और इन्होंने गांधी जी के साथ साथ स्वतंत्रता में काम भी किया था। स्वतंत्रता दिलाने में हम लोग का इनका भी हाथ था थोड़ा बहुत, ठीक है। इन्होंने लिख कर दिया था, दिलाया था स्वतंत्रता। देखिए, ऑथर के पर्सनल सेंस ऑफ लॉस को ही नहीं उन्होंने बताया, उसके साथ साथ उन्होंने कलेक्टिव ग्रीफ को, यानी सामूहिक रूप से जो दुख है, पूरे समूहों का दुख है, सभी
चीज़ों का दुख है, ऑफ द इंटायर नेशन, पूरे देश का जो कलेक्टिव दुख था, उन्होंने वो सारे दुख को बताया उन्होंने अपने पासिंग अवे ऑफ महात्मा गांधी के समय, ठीक है। यानी महात्मा गांधी का जब डेथ हुआ था उस समय उन्होंने अपना भी बहुत कुछ खोया था, उन्होंने अपने महात्मा गांधी को खोया था, पर उन्होंने सिर्फ अपने ही दुख को नहीं बताया है, उन्होंने इस चैप्टर के जरिए उन्होंने पूरे देश के कलेक्टिव दुख को, सामूहिक दुख को जाहिर किया है। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यूनिट 1 को समझेंगे। देखिए यूनिट 1 में क्या बताया गया है। आई वॉज हैविंग टी एट होम on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone। मैं चाय पी रही थी, लेखिका, यहाँ पे ये लेखिका है इसलिए उसी तरीके से बताना होगा हमें। मैं चाय पी रही थी एट होम, घर पर, ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948। तो याद रखिएगा कब वो चाय पी रही थी, तो इवनिंग के समय चाय पी रही थी। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि MCQ क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि वो चाय कब पी रही थी और ऑप्शन में इवनिंग, मॉर्निंग, डे, नाइट सब दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको इवनिंग को देखते ही उसको टिक कर देना होगा। ऐसा MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तारीख भी याद रखिएगा 30 जनवरी 1948, ठीक है। ज़्यादा तारीख नहीं, बस इस तारीख को याद रखना है। आई वॉज हैविंग टी, में चाय पी रही थी एट होम, घर पर, ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948 1948 के 30 जनवरी के शाम को घर पे चाय पी रही थी। व्हेन आई वॉज कॉल्ड, जब मुझे बुलाया गया, टू बिरला हाउस, बिरला हाउस को, बाई एन अर्जेंट टेलीफोन, एक अर्जेंट टेलीफोन द्वारा बुलाया गया। कैसे बुलाया गया, तो अर्जेंट टेलीफोन, ठीक है, मतलब टेलीफोन किया गया और अर्जेंटली उनको बुलाया गया। नेक्स्ट, गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग, गांधी जी को शॉट कर दिया गया था, गोली मार दिया गया था, ऑन हिज वे, उनके रास्ते में, टू अ प्रेयर मीटिंग, प्रेयर मीटिंग के रास्ते में गांधी जी को शूट कर दिया गया था। आई वॉज नम विथ शॉक एस आई गॉट इन टू द कार, मैं नम हो गई थी, मैं सुन्न पड़ गई थी शॉक से, यानी झटके से। एस आई गॉट इन टू द कार, जैसे ये कार तक पहुंचती है ये झटके से शॉक हो जाती है, उनका शरीर जो होता है वो सुन्न पड़ जाता है। मानिए कि ऐसा मानवीय बताना चाहते हैं कि इनके शरीर का खून सूख जाता है इनके झटके से, यानी डर से, गम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, अगले पैराग्राफ को देखते हैं। एट द बिरला हाउस, गांधी जी's relatives and followers had gathered around his body। बिरला हाउस में गांधी जी के जो रिलेटिव्स हैं यानी रिश्तेदार हैं और फॉलोअर्स हैं यानी उनके मानने वाले हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं वो लोग गैदर हुए यानी इकट्ठा हुए हैं राउंड हिज बॉडी, उनके बॉडी के चारों ओर। अब एक बिरला हाउस एक रूम का सीन है जहाँ पे गांधी जी के बॉडी को रखा गया है बीचों बीच और उनके चारों ओर उनके रिलेटिव्स और फॉलोअर्स छाए हुए हैं, उनको घेरे हुए हैं। There was silence in the room as गांधी जी breathed his last। जब गांधी जी अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तो वहां पे एक साइलेंस था, एक शांति छाई थी पूरे रूम के अंदर। Words of Bapuji's death had spread through Delhi like a flame fanned by wind। जो गांधी जी के डेथ की बातें थी, वर्ड्स ऑफ गांधी जी, बापूजी's डेथ, बापू जी के डेथ की जो भी बातें थी, हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली, वो पूरे दिल्ली में फैल गई थी, पूरे दिल्ली में फैल गई थी। लाइक अ फ्लेम फैन बाय विंड, जैसे कि एक छोटी सी चिंगारी हवा से चलने से फैल जाती, उसी तरह से वो फैल गई थी, मतलब काफ़ी तेज़ी से फैल गई थी। समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, देखिए क्या बताया जा रहा है। सैड ग्रुप्स ऑफ मैन एंड वुमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस, बिरला हाउस के चारों ओर, मतलब जिस हाउस के अंदर गांधी जी, उनके रिलेटिव्स, उनके फॉलोअर्स हैं, उस हाउस के चारों ओर सैड ग्रुप्स ऑफ मैन एंड वीमेन, यानी कि सैड, उदास लोगों के और औरतों के समूह ने घेर रखा है बिरला हाउस को। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस, हर एक विंडो से, खिड़की से कोई भी देख सकता था, वन यानी कोई भी देख सकता था, ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस यानी कि धुंधले ब्राउन कलर के चेहरे, भूरे रंग के चेहरे, मतलब कि खिड़की के बाहर लोगों की इतनी भीड़ लग गई है, बिरला हाउस से जो भी इंसान बाहर खिड़की से देख पा रहा है उसको उसी ब्लर ऑफ फेसेस दिखाई दे रहे, वो भी ब्राउन कलर के ब्लर, धुंधले फेसेस दिखाई दे रहे, चेहरा भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है जो बाहर खड़े हैं, क्योंकि भीड़ जमी है बाहर में, बहुत सारी हलचल हो रही है। दे डिड नॉट मेक अ साउंड, लेकिन एक और बात था कि वे लोग बिल्कुल साउंड नहीं कर रहे थे। दे डिड नॉट मेक अ साउंड, जो भीड़ जमा थी उस भीड़ से कोई साउंड नहीं आ रहा था। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, वहाँ था एक तरह का अननेचुरल साइलेंस, मतलब ऐसा शांति, ऐसा साइलेंस
जो एकदम अननेचुरल था, होना ही नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेचर में भी ऐसा साइलेंस नहीं है। It was as if time stood still for those few minutes, मतलब ऐसा अननेचुरल साइलेंस छाया हुआ था कि ऐसा मानो कि जो समय है वो स्टूड स्टिल, रुक गया है पूरे तरह से, फॉर दोज फ्यू मिनट्स, उन कुछ मिनट्स के लिए, उन कुछ समयों के लिए क्या हुआ है, समय रुक सा गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या बताया जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। द पीपल वर टू स्टन टू स्पीक इन द बिगनिंग, शुरू में तो लोग पूरी तरह से अचेत हो गए थे, मतलब उनके शरीर में जान ही नहीं था, ऐसे लोग हो गए थे। होता है ना, जब लोग दुखी हो जाते हैं, जब उनका कोई खो जाता है, कोई उनका चला जाता है, तो वो लोग कितने दुखी हो जाते, लगता है कि उनके शरीर में खून नहीं, उनके शरीर में जान ही नहीं है, कोई हलचल नहीं करते, वो पूरी तरह से खो से जाते हैं, ऐसा लगता है उन्होंने अपना बहुत बड़ा चीज़ खो दिया है। द पीपल वर टू स्टन्ड, जो लोग थे वहाँ के वो बहुत ज़्यादा अचेत हो गए थे, बिना जान प्राण के हो गए थे, टू स्पीक इन द बिगनिंग, शुरू में बोलने के लिए। लेटर दे क्लेमर्ड वाइल्डली शाउटिंग एंड क्राइंग, आहिस्ते आहिस्ते बाद में वे लोग क्लेमर्ड करने लगे। क्लेमर्ड का मतलब होता है जोर जोर से डिमांड करने लगे, यानी कि मेरे मतलब गांधी जी के नाम को ले लेके जोर जोर से रोने लगे, उनको मांगने लगे, यानी डिमांड करने लगे। यहाँ पे इसका मीनिंग बताया गया डिमांडेड लाउडली, यानी तेजी से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मांग करने लगे गांधी जी का, कि मेरे गांधी जी कहाँ चले गए, आ जाइए, वापस आ जाइए, ऐसे कर करके लोग रोने लगे। दे लेटर दे क्लेमर्ड, बाद में लोग रोने लगे जोर जोर से, वो भी वाइल्डली, पागलों की तरह, शाउटिंग, चिल्लाते हुए और रोते हुए। वो क्लेमर्ड कैसे कर रहे थे, पागलों की तरह चिल्लाते हुए और रोते हुए क्लेमर्ड कर रहे थे। दे जोस्टल वन अनदर इन अ स्टैम्पेड टू ब्रेक इनटू द हाउस, वे लोग एक दूसरे को जोस्टल करने लगे, यानी कि एक दूसरे को धक्का धुक्कम करने लगे। धक्का धुक्की जो होता है उसी को जोस्टल कहते हैं। दे जोस्टल, वे एक दूसरे को धक्का धुक्की देने लगे। वन अनदर इन अ स्टैम्पेड, इस स्टैम्पेड में, यानी कि इस भाव से, टू ब्रेक इनटू द हाउस, कि वो घर में एकदम तोड़ के घर को घुस जाएंगे। दे काम्ड अ लिटल when it was announced that they would be allowed to see गांधी जी before the funeral, वे शांत हो गए थोड़ा सा जब when it was announced, ये अनाउंस किया गया, ये घोषणा किया गया कि they would be allowed, कि उन्हें एलो किया जाएगा, उन्हें परमिट दिया जाएगा टू सी गांधी जी को देखने के लिए, बिफोर द फ्यूनरल के पहले। यानी फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, जो हमारा अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम होता है, जलाना लाशों को, उसको फ्यूनरल कहा जाता है। यानी कि फ्यूनरल के पहले गांधी जी को देखने दिया जाएगा, इस बात का अनाउंस करते ही लोग शांत हो गए। यहाँ पे लोग धक्का धुक्की करे ताकि वे गांधी जी को घर तोड़ के अंदर जाके देख सके। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या बोला जा रहा है। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whispers, जब one मतलब कोई, जब कोई फेस करता है, सामना करता है, with the shock, किसी तरह का झटका, कैसा झटका, of loved one's death, किसी loved one, किसी प्यारे के डेथ का जब किसी को झटका होता है, झटका मिलता है, झटका का सामना करता है, one विम्पर्स, तो वो विम्पर्स करता है। विम्पर्स का मतलब सिसकिया काटना, जब हम लोग रोने के बाद सांस चलने लगती है, सांस खींचने लगता है, उसी को सिसकिया काटना कहते हैं। विम्पर्स का मतलब वही हुआ। नेक्स्ट देखिए, और विम्पर्स करते हुए लोग क्या कहते हैं, व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ दैट ही हैज लेफ्ट मी, क्या होगा अब मेरा, अब जो वो मुझे छोड़कर चले गए। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपरमोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल, ये श्योरली निश्चित रूप से वह क्वेश्चन था, अपरमोस्ट इन द माइंड ऑफ मॉर्निंग पीपल, जो लोग ज़्यादातर जो लोग रो रहे हैं, मॉर्निंग का मतलब होता है दुखित लोगों के दिमाग का जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि अब हमारा क्या होगा, जो हमें वो छोड़कर चले गए हैं, गांधी जी छोड़कर चले गए हैं, तो हमारा क्या होगा। दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रंस, वे लोग दिख रहे हैं खोए हुए बच्चों की तरह, जिनके पेरेंट्स खो चुके हैं, अब बच्चे उन्हें खोज रहे हैं। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है गांधी जी के चले जाने के बाद लेखिका को। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग, ये था वो क्वेश्चन ऑफ मेनी ऑफ आवर हार्ट्स, हम लोग जो लोग बैठे थे उन सभी लोगों के दिलों का ये वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा बार बार आने वाला क्वेश्चन था। स्टिल शॉक्ड,
एंड अनबिलीविंग। जो लोग अभी भी शॉक्ड है, झटके में है और अनबिलीविंग यानी विश्वास ही नहीं कर पा रहे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गांधी जी जो हमारे साथ चला करते थे, हमारा साथ दिया करते थे, हमें आज़ादी दिलाया उन्होंने, वे अभी नहीं रहे। हो ही नहीं सकता कि गांधी जी नहीं रहे। यही सभी के मन का क्वेश्चन था। We listened to the broadcast telling the people of India that their Bapu was no more। हम लोगों ने सुना to the broadcast। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है घोषणा या बोल सकते संस्करण। जो उस समय रेडियो चला करता था, रेडियो पे जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो न्यूज़ चला करते थे, न्यूज़ आया करते थे, उन्हें ब्रॉडकास्ट कहा जाता था। और वे उन लोगों ने उन ब्रॉडकास्ट को सुना जिसमें क्या बताया जा रहा था, दैट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को ये बताया जा रहा था दैट देयर बापू वाज नो मोर, कि उनके बापू अब नहीं रहे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्रॉडकास्ट में क्या बातें बोली जा रही थी। ब्रॉडकास्ट में बोला जा रहा था दैट देयर बापू वाज नो मोर। यहाँ तक आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा हमारे बातों के ऊपर। हमने जो भी बात बोला था उन सभी बातों को आप इन वर्ड्स के ऊपर, अगर आपको नहीं बोलने आ रहा है तो उसके ऊपर हिंदी में लिख लीजिए, उसके बाद पढ़िए। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी जब परीक्षा में आपको पता है पैसेज आएगा, तो अगर आप इस पैसेज को अभी नहीं पढ़ते हो, आप सोचोगे कि परीक्षा में तो आएगा ही, मैं क्यों पढूं, मैं क्यों समझूं, तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि परीक्षा में समय बहुत कम रहता है। अगर आप पैसेज को अभी पढ़ के जाओगे, घर से पढ़ के जाओगे, पहले से रिवाइज रहेगा अच्छे से, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर आराम से दे दोगे। लेकिन अगर पैसेज आप अभी नहीं पढ़ के परीक्षा में अगर पढ़ने का इंतजार कर रहे हो, तब आपका ये पढ़ाई कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसेज तो आपका यही रहेगा परीक्षा में। लेकिन अगर आप पैसेज को नहीं समझोगे तो पैसेज को समझने में आपका ज़्यादातर समय चला जाएगा। तो जो आपके बस में है वो आप तो पहले से ही करके जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप आगे वर्ड नेक्स्ट को देखते हैं। कई बार पूछा जाता है इनसे भी क्वेश्चंस। क्लेमर्ड का मतलब क्या होता है? क्लेमर्ड का मतलब होता है डिमांडेड लाउडली, यानी जोर जोर से मांगना। जोस्टल का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड वंस वे बाय पुशिंग, किसी दूसरे के रास्ते को धक्के देकर मजबूरी से अपने जगह बदल लेना, मतलब कि दूसरे के रास्ते को ब्लॉक करना। आगे जब हम लोग धक्का धुक्की करते हैं आगे जाने के लिए, तो रास्ता किसी का ब्लॉक हो जाता है, ना ये जा पाता है ना वो जा पाता, हम बस धक्के देते रह जाते हैं, यही बोला जा रहा है। विम्पर्स का मतलब होता है मेक्स लॉ क्राइंग नॉइसेस, जब हम लोग रो लेते हैं पूरी तरह से, और जब हमें अभी भी दुख रहता है तो हम लोग धीरे धीरे रोते हैं, और क्राइंग का जो नॉइस आता है, सिसकिया काटना जिसको बोलते हैं, उसी को कहा जाता है विम्पर्स। ठीक है, अब इसके कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कंप्रीहेंशन में किस तरह के क्वेश्चंस को दिया गया है। कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज, एक नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ से करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। देखिए यहाँ पे टिक किया गया मेरे में, बस बातों को समझना भी तो होगा, इसको समझ लेते हैं। ए नंबर, गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू द बिरला हाउस। 2 नंबर, द ऑथर्स हाउस, प्रेयर मीटिंग, अ फैमिली गैदरिंग, यानी गांधी जी को शॉट कर दिया गया उनके रास्ते में। किस रास्ते में? तो प्रेयर मीटिंग के रास्ते में। बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसके बाद इसको टिक करें। आप लोग तो इसको आराम से कर दोगे, देखते ही टिक कर दोगे, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, गलतियाँ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो मतलब ही नहीं समझते कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही अपना ये टिक आउट करने का काम करिएगा। ठीक है, देखिए बी नंबर क्वेश्चन, द ऑथर केम टू नो ऑफ गांधी जी डेथ बाई। ऑथर को कैसे पता चलता है गांधी जी के डेथ के बारे में? 1 नंबर, अ लेटर, अ टेलीफोन कॉल, अ टेलीग्राम, अ पब्लिक ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे गांधी जी के डेथ का पता चलता है अ टेलीफोन कॉल द्वारा। एक टेलीफोन के कॉल से उन्हें पता चलता है गांधी जी मारे गए हैं, गांधी जी को शूट कर दिया गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 18 में। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वन इज फेस्ड विद द ध्यान दीजिएगा, सी नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वन इज फेस्ड विद द शॉक ऑफ लव्ड वंस डेथ। वन, जब कोई फेस करता है, सामना करता है किसी प्यारे प्रिय के डेथ का, शॉक का, तो वन क्या करता है? तो कोई क्या करता है? कोई विम्पर्स करता है, हंसता है, क्लेप करता है, चिल्लाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा विम्पर्स करते हैं, यानी कि वो सिसकिया भरता है। किसी के जब मौत का जब खबर सुनता है कोई, तो वो सिसकिया भरने लगता है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिल इन द चार्ट विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। बातों को समझेंगे, दिया हुआ तो यहाँ पे आंसर है, पर बातों को समझे भी ना आप आंसर करोगे तो समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो घुरा फिरा के आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे, इसको आंसर बना दे, तो आपको समझ लेना होगा पहले बातों को। ए नंबर क्वेश्चन है, दैट ऑन विच गांधी जी वॉज शॉट डेड।
वो डेट जिस डेट पर गांधी जी को गोली मार दिया गया था वो डेट था आपका 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट, प्लेस वेयर गांधी जी ब्रेथेड हिज लास्ट, वो जगह जहाँ पे गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ली, आंसर होगा बिरला हाउस। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ब्रॉडकास्ट, इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया ब्रॉडकास्ट से, तो इन्फॉर्मेशन दिया गया बापू वॉज नो मोर, बापू अब नहीं रहे। थर्ड नंबर पे आते हैं अब। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये बताइए कि जो आगे आने वाला जो स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है। प्रोवाइड सेंटेंस फ्रेसेस वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, सेंटेंसेस को या फ्रेसेस को या वर्ड्स को प्रोवाइड कीजिए जिससे कि हमारा आंसर सही पता चले कि सही है। ए नंबर क्वेश्चन है द ऑथर रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग, ऑथर ने रिसीव किया था अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग, क्या उन्होंने मॉर्निंग में अर्जेंट टेलीफोन कॉल रिसीव किया था, मॉर्निंग में किया था, नहीं, बिल्कुल गलत। उन्होंने कब किया था, सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा गया, सी वाज कॉल्ड टू बिरला हाउस, उन्हें बुलाया गया बिरला हाउस में बाई एन अर्जेंट टेलीफोन इन द इवनिंग, इवनिंग में बुलाया गया था, शाम को बुलाया गया था, ठीक है। इसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, द पीपल अटेम्प्टेड टू ब्रेक इनटू द बिरला हाउस, लोगों ने अटेम्प्ट किया, कोशिश किया घर को तोड़ के घुस जाने का, तो क्या यह बात सही है, तो जी हाँ बिल्कुल ये बात ट्रू है, सही है तो ट्रू। यानी कि अगर ये बात सेंटेंस जो है भले ही कैसा भी दिया हो, अगर चैप्टर में दिए गए बातों से मिलता है तो ट्रू, नहीं मिलता है तो फॉल्स, तो ये बात मिलता जुलता बोला गया है तो ट्रू होगा। सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, पीपल जोस्टल वन अनदर इन द स्टेम्पेड, स्टेम और पेड अलग अलग है, इसको जोड़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ पे, टू ब्रेक इनटू द हाउस, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन, द न्यूज़ ऑफ गांधी जी's डेथ डिड नॉट शॉक द पीपल, क्या यह बात सही है, बिल्कुल गलत है। डिड नॉट लिखा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, डिड नॉट नहीं, उन्होंने शॉक किया था, उनके डेथ के बाद उन्होंने शॉक किया था लोगों को, डिड नॉट गलत लिखा गया, यहाँ पे आप करेंगे फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, वन इज फेस्ड विद द शॉक ऑफ लव्ड वन दैट वन विम्पर्स, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि जब कोई शॉक झटका खाता है अपने लव्ड वन के डेथ पर तो वो विम्पर करते हैं, यहाँ पे बातों को बोल दिया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है हमारा आंसर। अब आपको अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड मीनिंग दिखाई दे रहे होंगे, आप इस वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इन वर्ड मीनिंग के अलावा भी कोई वर्ड मीनिंग में दिक्कत है तो आप हमें उन्हें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका आंसर वहीं पे आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट 2 की तरफ, यूनिट 2 को पढ़ेंगे और उसके भी क्वेश्चन आंसर कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। और कहीं मत जाइएगा क्योंकि वीडियो में आपको ग्रामर इन यूज भी सोल्व करा दिया जाएगा। बाकी बचे जो राइटिंग स्किल्स अगर आते हैं इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो मैं इन सभी राइटिंग स्किल को एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका प्लेलिस्ट आपको मैं बता दूंगा कि इसका कंपोजिशन नाम से एक प्लेलिस्ट दूंगा, उसी प्लेलिस्ट में सारे कंपोजिशन यानी कि चाहे वो लेटर राइटिंग हो गया, चाहे पैसेज हो गया, नोटिस हो गया, सारे राइटिंग्स को उसी में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूनिट 2 को। रीड द फॉलोइंग यूनिट 2, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गांधी जी's फ्यूनरल वॉज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ, गांधी जी का जो फ्यूनरल था यानी कि अंतिम संस्कार जो क्रियाकलाप होता है उसको फ्यूनरल बोलते हैं। हर एक धर्म के जो अंतिम संस्कार का क्रियाकलाप होता है उसको फ्यूनरल ही बोला जाता है, चाहे वो कैसा भी संस्कार का क्रियाकलाप हो। तो गांधी जी का जो फ्यूनरल था, अंतिम संस्कार का क्रियाकलाप था, वाज टू टेक प्लेस वन डे आफ्टर हिज डेथ, उसे होना था, उसे टेक प्लेस होना था द डे आफ्टर हिज डेथ, मतलब जिस दिन उनका डेथ हुआ उस दिन के बाद, यहाँ पे वन द डे आफ्टर बोला गया ना, यानी कि उस दिन के बाद वाले दिन, मतलब कल वाले दिन होना था, ठीक है, कल होना था। Hours in advance, people lined the route the funeral procession was to follow. घंटों पहले, आवर्स इन एडवांस का मतलब घंटों पहले लोग लाइंड द रूट में लाइन पे लग गए थे, लाइन दे दिया था। इंडियन लोगों का तो काम ही होता है लाइन में लगना, लाइन शुरू करना, तो यहाँ पे लोगों ने लाइन शुरू कर दिया था, लाइन लगा दिया था। द फ्यूनरल प्रोसेशन वॉज टू फॉलो, जो फ्यूनरल प्रोसेशन होने वाला था उस फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए, बात समझ में आया, यानी घंटों पहले से ही लोग लाइन लगा के खड़े हो गए थे उस फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए, जो फ्यूनरल प्रोसेशन अभी शुरू ही नहीं हुआ था, यानी अभी शुरू होने वाला था। पद्मासी, मिसेस नायडू's daughter, spoke for us all when she said simply, "We will walk."
पद्मासी जो मिसेस नायडूस डॉटर थी, एक बड़े आदमी उस समय के पॉलिटिशियन थे मिसेस नायडू, उनके डॉटर पद्मासी जो थी, उन्होंने कहा हमारे लिए, स्पोक फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए क्या कह दिया, हमारे लिए मतलब राइटर्स के, पोएट के लिए और वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों के लिए। ऑल व्हेन शी सेड सिंपली, जब उन्होंने सिंपली कहा वी विल वॉक, यानी हम लोग चलकर जाएंगे। इट वॉज द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विथ बापू, क्योंकि ये वो अंतिम समय है, इट इज़ द लास्ट टाइम, ये वो अंतिम समय है, वी शैल बी वॉकिंग विथ बापू, जब हम बापू के साथ चल सकेंगे। ठीक है, क्योंकि बापू तो अब हम आएंगे नहीं, आज भर ही बापू हैं, जहाँ बापू के साथ हमें उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में जाएंगे, उसके बाद बापू वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, बापू वापस आएंगे नहीं। ठीक है, इट वॉज द लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम था। वैसे ज़्यादातर बता दूं आपको कि ये काफ़ी सैड, एक तरह का उदासी भरा कहानी है, कथा है, फिक्शन है, जिसको बताते समय मुझे भी काफ़ी दुख महसूस हो रहा है। पता नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप इसको दिल से फील कीजिएगा, क्योंकि जो हिंदी का, जो इंग्लिश का जो लिटरेचर होता है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, जो लिटरेचर होता है उसको जब दिल से फील करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी देर तक समझ में रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हो। देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एक फ्यूनरल प्रोसेशन का अंतिम हिस्सा दिखाया जाए, जहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। देखते हैं वहाँ पे, देखिए फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा है, जहाँ पे गांधी जी को लगता है आग दाह संस्कार कर दिया गया है, गांधी जी जल रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी का दाह हो गया है, और यहाँ पे देखिए कुछ गोल गोल फेसेस जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये लोगों की भीड़ है। भीड़ को बताया गया एक पिक्चर के माध्यम से कि कितना भीड़ हुआ था, ये धुएं ऊपर उड़ के जा रहे, लोग दूर तक भीड़ लगा के खड़े थे। और ये बात बिल्कुल सच है, जब गांधी जी का फ्यूनरल हो रहा था तो मैंने भी ऐसा सुना था, और वीडियोस भी इसके हो सकते हैं होंगे यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना था कि गांधी जी के डेथ के समय काफ़ी भीड़ हुई थी। पूरे दिल्ली में लोग छोटे छोटे, मतलब गांधी जी के फ्यूनरल के पीछे जब चल रहे थे तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे चींटियाँ भी उनके सामने फेल हो गई थी, इतना भीड़ हुआ था उस समय, गांधी जी इतने पॉपुलर थे उस समय। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 20 पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक, यह था एक तरह का एगोनाइजिंग वर्क। एगोनाइजिंग का मतलब होता है दुखित वॉक, यानी लोग काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, सर को झुका के चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो उनके पूरे शरीर में दुख फैला हुआ है, वो इतने धीरे धीरे और आहिस्ते आहिस्ते चल रहे हैं कि थाउजेंड साइलेंटली वॉच द प्रोसेशन, हजारों लोग चुपचाप से प्रोसेशन को यानी जुलूस को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स, बापू लेटे हुए थे ऑन एन ओपन ट्रक, एक ओपन ट्रक पे जिसको फूलों से कवर किया गया था, यानी ढका गया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट ट्राइंग टू टच बापूस फीट, हजारों लोग रो रहे थे और कोशिश कर रहे थे टच करने का बापू के फीट को। याद रखिएगा क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे टच करने का बापू के फीट को। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, ये असंभव हो गया था मूव तक कर पाना, हिल पाना उस भीड़ भरे उस घने क्राउड के बीच से, जहाँ पे सभी लोग उस ट्रक के पीछे मधुमक्खी के जैसे बापू के फीट को, पैरों को टच करने के लिए भीड़ लगाए आगे बढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। उनका जो चलना है वो एगोनाइजिंग है। एगोनाइजिंग का मतलब होता है वेदनाप्रद, यानी दुखित, बहुत ज़्यादा दुख वाला चलना ही। As I moved forward slowly, I understood I was not merely in the midst of grieving people. जब मैं और आगे बढ़ी slowly, धीरे धीरे, I understood, मैं समझी, I was not merely, मैं केवल उन लोगों में से नहीं थी, in the midst of grieving people, grieving people के बीच में से मैं अकेली नहीं हूँ, मैं केवल यानी मैं अकेली नहीं हूँ, merely का मतलब अकेला, बोलना चाहती है कि इनके जैसे बहुत से लोग हैं जो रो रहे हैं, शायद इनसे ज़्यादा भी रोने वाले भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वही बात ये बोल रही है कि आई एम नॉट मेयरली इन द मिडस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपल, मैं रोते हुए लोगों के बीच में अकेली नहीं हूँ। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ इंडियाज बिलव्ड लीडर, ये जो था, ये जो भी हो रहा था, ये एक फ्यूनरल प्रोसेशन से कई अधिक था, जो भी था कई अधिक था। ऑफ एन इंडियन बिलव्ड लीडर, इंडिया के सबसे प्यारे लीडर का एक फ्यूनरल प्रोसेशन से कई अधिक ये हो रहा था, जो भी हो रहा था। आई वॉज एमॉन्ग पीपल फॉर हुम वॉकिंग विद बापू हैड ए स्पेशल मीनिंग, मैं उन लोगों में से एक हूँ, मैं उन लोगों के बीच में से हूँ जो फॉर हुम, जिनके लिए वॉकिंग विद बापू, बापू के साथ चलना, हैड ए स्पेशल मीनिंग, एक स्पेशल मीनिंग हुआ करता था।
वी हैड वॉकड विथ बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री। हम लोग चल चुके थे बापू के साथ ओवर रफ एंड स्मूथ, यानी कि अच्छे और बुरे। अच्छे और बुरे का मतलब समझ रहे हैं ना, कठिनाई भरे और हंसते खेलते गुजरने वाले इंडिया के रिसेंट हिस्ट्री के दौर में। ठीक है, मतलब गांधी जी जब कभी बोला करते थे हमारे साथ खड़े हो जाओ, तब ये लोग खड़े हो जाते थे, चाहे वो कैसा भी वक्त रहा हो, चाहे वह सत्याग्रह का वक्त रहा हो, चाहे वह भारत छोड़ो का वक्त रहा हो। गांधी जी जब भी खड़े थे तब ये लोग गांधी जी के साथ खड़े थे, और उनके सबसे आगे में खड़े थे लीडर उनके गांधी जी। चाहे वो रफ हिस्ट्री था, चाहे वो स्मूथ हिस्ट्री था, सभी हिस्ट्री में गांधी जी उनके साथ थे और वे गांधी जी के साथ थे। We could not now accept the fact that the man who had led us over many difficult paths was never going to walk with us again. हम लोग नहीं विश्वास कर सकते थे, हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, संग्रहण नहीं कर सकते थे इस बात को, the fact that the man who had led us over many difficult paths, कि वो इंसान जो हमें नेतृत्व किया, जो हमारा नेतृत्व किया हर मुश्किल रास्तों से, बहुत सारे मुश्किल रास्तों पर, was never going to walk with us again, वो हमारे साथ अब दोबारा चलने वाला नहीं है। यानी कि गांधी जी थे ही ना जिन्होंने हमें कई रास्तों पे लीड किया था, हमारे लीडर बने थे, वो हमारे साथ साथ चला करते थे। आप 10 रुपये का नोट देखेगा, उसमें गांधी जी सबसे आगे हैं, अपने लाठी को लिए उनके पीछे पीछे कई लोग आ रहे हैं। गांधी जी लीडर हुआ करते थे उस समय। कोई भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना हो, विरोध करना हो, जब गांधी जी खड़े होते थे तो वह सबको अपने साथ लेके चलते थे और पीछे पीछे हम लोग चल देते थे उनके बोलने पर ही, इतने वो प्यारे थे। बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड, बापू का जो पतला फिगर है, स्लाइट यानी पतला फिगर, वह चला था स्टाफ इन हैंड, हाथों में लाठी लिए, लाठी को बोला जाता है स्टाफ इन हैंड, ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बड़े से पार्ट पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कहाँ चले थे, ओवर एन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया गांधी जी वॉकड विथ स्टाफ इन हिज हैंड। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, चलना जो अभी हो रहा था ये एक तरह का स्लो प्रोग्रेस है। जो चलना है मतलब कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी से जा सकते हैं, यहाँ तक कि जो ऑथर है वो भी गाड़ी से जा सकती है, लेकिन जो चलना होता है वो एक स्लो प्रोग्रेस होता है। लेखक यहाँ पे बता रही है, लेखिका यहाँ पे बता रही है कि चलना क्या है, एक स्लो प्रोग्रेस है। चलते हम लोग तो धीरे धीरे काम करते हैं, इसके जगह पे साइकिल लेते तो अब फास्ट हो जाते, और कुछ ले लेते, गाड़ी ले लेते, बाइक ले लेते और फास्ट हो जाते। तो चलना क्या है, सबसे स्लो प्रोग्रेस है। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू। ये जो भी चीज़ हो रहा है, इट इज़ टू थिंक, ये सब सोचा जा रहा है विथ क्लैरिटी, मतलब अंडरस्टैंडिंग सोचते हुए, एंड क्लोजली लुक और ध्यान से देखा जाए तो, एट ऑल सभी चीज़ों पे, दैट इज़ अराउंड यू जो हमारे आसपास है, उन सभी चीज़ों के कारण से। फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स टू द हॉरिजन इन द डिस्टेंस, छोटे से कीड़े से लेकर पूरे हॉरिजन अगर देखा जाए, यानी जहाँ पे धरती आसमान मिलता है वहाँ पे अगर देखा जाए दूर तक, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सभी इस बात का जवाब मिल जाएगा कि स्लो प्रोग्रेस क्यों हो रहा है। मोर ओवर टू वॉक वॉज ओपन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन, अगर हम दूर तक देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर टू वॉक वॉज ओपन द ओनली वे, ओपन जो चलना था वो एक इकलौता रास्ता था, ओपन था, खुला था, टू द एवरेज इंडियन, एवरेज ज़्यादातर औसत भारतीयों के लिए। इट रिक्वायर्ड, इसके लिए आवश्यकता होती थी, नो व्हीकल, किसी गाड़ी की नहीं, एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी, उसके बॉडी के बजाय और किसी चीज़ की जरूरत, किसी गाड़ी की जरूरत नहीं होती थी। एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी, और उन्हें मूल्य भी चुकाना नहीं पड़ता था, कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता था, बस उन्हें देना पड़ता था, अपना एनर्जी देना पड़ता था। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी एज ही टुक मच दैट वॉज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफर्ड इट इनटू अ जॉयफुल एफर्ट, गांधी जी ने इन सभी बातों पे ध्यान दिया था, जोर दिया था, नेसेसिटी समझा था, महत्वपूर्ण समझा था, एज ही टुक मच दैट वॉज कॉमन प्लेस, उन्होंने अपने कॉमन प्लेस के लिए यानी साधारण लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया था और उस साधारण प्लेस को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था एक जॉयफुल एफर्ट के साथ, एक अच्छे स्थान पे, अच्छे जगह पे। ठीक है, आशा करते हैं आपने यूनिट 2 को भी अच्छे से समझ लिया। आगे देखेंगे इसके वर्ड नेस्ट को। वर्ड नेस्ट में क्या बताया जा रहा है, वर्ड नेस्ट, स्टाफ, स्टाफ का मतलब होता है वॉकिंग स्टिक यानी चलने वाला लाठी। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू क्लियरली थिंक अबाउट और अंडरस्टैंड समथिंग, किसी बात को समझना या ऐसा क्षमता जिससे हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं। कॉमन प्लेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी यानी साधारण।
ठीक है, वर्ड नेस्ट हो गया। वर्ड नेस्ट को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में वर्ड नेस्ट भी पूछा जाता है, या तो वॉकिंग स्टिक दे के पूछेगा या फिर स्टाफ देकर पूछेगा, दोनों में से एक रहेगा जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। आगे देखते हैं कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को, जिसको समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज 4 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव को यहाँ पे भी चूज करना है। ए नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी फ्यूनरल वॉज टू टेक प्लेस। गांधी जी का जो फ्यूनरल है वो होने वाला था। ए नंबर ऑप्शन है, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, 2 days आफ्टर हिज डेथ, 1 day आफ्टर हिज डेथ, अ वीक आफ्टर हिज डेथ। तो वहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा द डे आफ्टर हिज डेथ, यानी कि एक दिन बाद, यानी कि 1 day आफ्टर हिज डेथ अगर करते हैं हमारा आंसर सही होता है। नेक्स्ट देखिए, पद्मासी वॉज मिसेस नायडू। पद्मासी क्या थी मिसेस नायडू की? निस थी, सिस्टर थी, फ्रेंड थी या डटर थी? तो आंसर होगा हमारा डटर। डटर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 21 पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है, वाइल वॉकिंग बापू यूज टू कैरी इन हिज हैंड ए और एन। क्या चीज वो यूज किया करते थे? फ्लैग, स्टाफ, अम्ब्रेला और कैन। यहाँ पे आंसर होगा हमारा स्टाफ, यानी कि डंडा, अपना लाठी वो यूज किया करते थे अपने हाथों में चलते दौरान। 5 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ए नंबर क्वेश्चन इसका बोला जा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट ट्राइंग। क्या कोशिश करते हुए लोग रो रहे थे? टू टच बापूस फीट, टू टच बापूस फीट आंसर होगा। बी नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर वॉज अमॉन्ग पीपल फॉर हुम वॉकिंग। क्या था? ऑथर उन लोगों में से एक थे जिनके लिए चलना था। वॉकिंग विथ बापू, बापू के साथ चलना था, हैड अ स्पेशल मीनिंग। बापू के साथ चलने का मतलब था एक स्पेशल मीनिंग, एक स्पेशल मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी नंबर क्वेश्चन, टू वॉक इज टू, चलना क्या था? मेक स्लो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को स्लो कर देता। चलने से प्रोग्रेस स्लोली होता है, काफ़ी धीमा हो जाता है। ये हो गया एक्टिविटी 5। अब क्वेश्चन 6 को देखेंगे, फिल इन द चार्ट विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट को। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बोला जा रहा है ए नंबर में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव, इसका कारण क्या था? द क्राउड वॉज वेरी थिक, क्राउड जो था वो बहुत ज़्यादा घना था, इसलिए इम्पॉसिबल हो रहा था मूव करना। बी नंबर क्वेश्चन है, पद्मासी डिक्लेयर दैट दे वुड वॉक विथ गांधी जी इन द फ्यूनरल प्रोसेशन। पद्मासी ने डिक्लेयर किया कि वे लोग गांधी जी के साथ चलेंगे फ्यूनरल प्रोसेशन में। बिकॉज रीज़न क्या था? इट वॉज द लास्ट टाइम दैट दे वुड वॉक विथ गांधी जी, क्योंकि ये वो अंतिम समय है जिस समय में वे लोग चल सकेंगे गांधी जी के साथ। सी नंबर क्वेश्चन है, टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन। चलना जो था वो एक इकलौता रास्ता था एवरेज इंडियन, औसतन भारतीयों के लिए। इसका रीज़न है हमारा, देयर वॉज नॉट मच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल एट दैट टाइम। उस समय किसी भी तरह का माध्यम नहीं हुआ करता था ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल एट दैट टाइम, उस समय। एंड इट वॉज वेरी कॉस्टली, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हुआ करता था। क्या? ट्रांसपोर्ट अगर होता भी था तो कॉस्टली हुआ करता था, महंगा हुआ करता था फॉर एवरेज इंडियंस के लिए। और उस समय भारतीय जो थे वो ज़्यादातर गरीब थे, उनके पास कम पैसे थे। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोग रीजंस जो है स्टेटमेंट के समझ गए होंगे। अब आपके स्क्रीन पे कुछ वर्ड मीनिंग को दिया जा रहा है, कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई वर्ड मीनिंग में समस्या है तो मैंने आपको पहले ही बताया, कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यूनिट 3 को। रीड द फॉलोइंग, यूनिट 3 देखिए। सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल और स्पेशल ट्रेन टुक गांधी जी एसेस टू इलाहाबाद। कुछ दिनों बाद फ्यूनरल के यानी अंतिम संस्कार के एक स्पेशल ट्रेन पर गांधी जी के एसेस को ले जाया गया इलाहाबाद। टू गांधी जी एसेस टू इलाहाबाद, ले जाया गया गांधी जी के एसेस को इलाहाबाद। द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स। जिस कंपार्टमेंट में गांधी जी थे उस कंपार्टमेंट को डेक्ड किया गया था, यानी डेकोरेटेड किया गया था फ्लावर्स से, फूलों से। पीपल ऑन द ट्रेन सेंग भजन्स। जो लोग ट्रेनों में थे वो भजन गाया करते थे, हरे रामा हरे कृष्णा वाला भजन गाया करते थे, किया उन्होंने भजन गाया था। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर फॉर दे कुड फील गांधी जी's प्रेजेंस एमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स।
लोग अब ज़्यादा दुखी नहीं हैं। लोग कब तक दुखी रहेंगे? अब जो लोग हैं वो ज़्यादा दुखी नहीं हैं और अधिक दुखी नहीं है। फॉर दे कुड फील गांधीजीज प्रेजेंस, क्योंकि वो गांधी जी की मौजूदगी को फील महसूस कर सकते हैं। एमिड द फ्लावर्स, फ्लावर्स के बीच, एमिड यानी बीच, एंड द सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स के बीच, सॉन्ग्स और फ्लावर्स के बीच वे लोग हालांकि गांधी जी के प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, जिस कारण से अब लोग ज़्यादा नहीं रो रहे हैं, ज़्यादा वीप नहीं कर रहे हैं, आंसू नहीं बहा रहे हैं। एट एवरी स्टेशन सोरोफुल क्राउड्स फिल द प्लेटफॉर्म, हर एक स्टेशन पर दुखी लोगों का जो भीड़ था, सोरोफुल दुखी जो भीड़ था, उसने प्लेटफॉर्म को फील कर दिया। जिस जिस स्टेशन से गांधी जी के एसेस को ले जाया जा रहा है इलाहाबाद को, हर एक स्टेशन पे लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। वे लोग दुखी हैं, वे लोग इंतजार में हैं, वे लोग गांधी जी को तो देख ही नहीं पाए, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब एसेस जो उनका है उसको कम से कम देख सकें या लोगों को जाते हुए देख सकें। एमिड सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स द ट्रेन रीच्ड इलाहाबाद, सॉन्ग्स और प्रेयर्स के बीच, सॉन्ग्स और प्रेयर्स के बीच द ट्रेन रीच्ड इलाहाबाद, ट्रेन पहुंचा इलाहाबाद को। द एसेस वर इमर्स्ड इन द गंगा, एसेस को इमर्स किया गया यानी कि डुबाया गया, डाल दिया गया, डुबाना नहीं बोलेंगे, बहाया बोल सकते हैं, बहाया गया, इन द गंगा, गंगा में, गंगस। वेयर अ ह्यूज क्राउड हैड गेदर्ड एट द बैंक, जहाँ पे किनारे पर, बैंक यानी किनारे पर एक बड़ा सा क्राउड इकट्ठा हुआ था। मतलब जिस गंगा में, जब ये गंगा में उनके एसेस को, राख को डाला जा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा भीड़ गंगा के किनारे, घाट के किनारे इकट्ठा हो गया था। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया था। जो लोग इलाहाबाद के थे वो लोग सभी आके वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली, उसके बाद हम लोग सभी अब दिल्ली वापस आए। नेक्स्ट पेज में आते, पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये घाट का पिक्चर है और इस घाट के इस तरफ में देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भीड़ जमा हुआ है। ये भीड़, सभी भीड़ गांधी जी के एसेस को बहाने समय लगा के भीड़ लोगों ने रखा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा इस पिक्चर का मतलब। हम लोग अगले पेज में बढ़ते हैं, पेज नंबर 23 में क्या बताया गया देखते हैं। बैक इन दिल्ली आई फेल्ट इट सी, दिल्ली में वापस आके मुझे सी जैसा महसूस हो रहा था। यहाँ पे सी पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी जैसा कहने का मतलब है लेखिका का कि जब वो लोग गांधी जी के अस्थियों को, एसेस को बहा के, गंगा में बहा के वापस आते हैं दिल्ली में, फिर भी लेखिका को वह ऐसा एहसास हो रहा है कि वो वहीं पे है, उसी जगह पे है जहाँ पे गांधी जी के अस्थियों को दहवाया गया था, बहाया गया था। क्योंकि वो एक ऐसा समय था जिस क्षण में गांधी जी उनके साथ थे और अभी भी वो गांधी जी को अपने साथ महसूस कर रही है, इस कारण से वो उस जगह को महसूस कर रही है। आगे देखिए, I had not directly walked with Gandhi ji, gone to prison at his call or made any sacrifices for my country. मैं सीधे सीधे तौर पे गांधी जी के साथ कभी नहीं चली। Gone to prison at his call, उनके बुलावे पे प्रिजन भी नहीं गई और made any sacrifices for my country, और किसी तरह का जो sacrifices है उस वो नहीं किया। माई सिस्टर्स एंड आई, मेरे बहनें और मैं, एंड अदर यंग पीपल लाइक मी, और बाकी जो यंग लोग हैं मेरे जैसे, हैड बीन मेयरली ऑन लुकर्स, वो लोग तो सिर्फ ऑन लुकर्स थे, देखने वाले थे, मुख्य दर्शक थे, जो लोग देखा करते, देखते हैं वही लोग थे। बट स्टिल आई फेल्ट एट सी, लेकिन अभी भी मैं सी जैसा फेल्ट कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, ऐसा महसूस करूँ कि गांधी जी अभी भी हमारे साथ है और उनको अभी इमर्स नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस समय गांधी अस्थियों को, हिंदू धर्म में जिस समय अस्थियों को इमर्स कर दिया जाता है, उसी समय जो जिनका डेथ हुआ होता है वो परमात्मा से जाकर मिल जाते हैं। तो अब जाके गांधी जी के अस्थियों को बहाने के बाद जो गांधी जी वो परमात्मा से जाके, यानी ईश्वर से जाके मिल गए हैं, ऐसा वो कहना चाहती है। यानी कि गांधी जी अब क्या है, अब इनके साथ नहीं है, लेकिन इमर्स करने से पहले गांधी जी इनके साथ थे, और जब इनके साथ थे तब वो गांधी जी अंतिम समय उनके साथ सी के पास थे। इसीलिए लेखिका को सी का महसूस हो रहा है, सी महसूस कर रही हो बार बार, यानी कि गंगा घाट को महसूस कर रही है। आगे देखिए, आगे समझते हैं। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विथ इन ए मैजिक सर्कल, मैंने महसूस किया कि मैं बड़ी हुई हूँ एक मैजिक सर्कल के साथ, मैजिक सर्कल के अंदर। विथ बापूस पासिंग अवे, लेकिन बापू के चले जाने के बाद आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वेनिस्ड, मैंने महसूस किया कि जो मैजिक सर्कल था मेरे चारों ओर वो गायब हो गया। लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, मुझे छोड़ गया अनप्रोटेक्टेड। लेखिका काफ़ी ज़्यादा दुखी है गांधी जी के जाने के बाद, वो अभी भी अपना दुख बयान कर रही है, अभी भी बता रही है वो कितना दुखी हो गई है गांधी जी के चले जाने के बाद।
लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए ये हमारे लिए भी, हमें भी इसे समझना होगा। पर्सनल लॉस को होने के बाद हमें इस बात पे ध्यान देना होगा। विथ एन एफर्ट आई रोस्ट माई सेल्फ, एक कोशिश के साथ मैंने खुद को रोस्ट किया, खड़ा किया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या बापू जिंदा थे और मारे गए बिना किसी चीज के लिए, बिना किसी चीज के, बिना किसी कारण के। हाउ कुड आई सो इजली लॉस करेज व्हेन ही वॉज नो लॉन्गर देयर, क्यों, कैसे मैं कैसे इतने आसानी से अपने करेज को, अपने साहस को खो सकती हूँ जब वो हमारे साथ और ज़्यादा नहीं रहे। मतलब जब गांधी जी रहेंगे तभी हम उनके करेज को रखेंगे, गांधी जी नहीं रहेंगे तो उनके करेज को, जो करेज उनको देख के मिलता तो वो करेज क्या लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माई वैल्यूज वर नॉट सो वीक, मेरा जो महत्व है, मेरा जो मूल्य है वो इतना भी कमज़ोर नहीं हो सकता। मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग would have been ordinary folk but for बापू, लाखों लोग हो सकते हैं ऑर्डिनरी साधारण लोग, लेकिन बापू के लिए, ऑर्डिनरी folk का मतलब क्या होता है? साधारण लोग। लेकिन बापू के लिए he brought them out of indifference and awakened them to one another's suffering, हम लोग जो थे साधारण लोग थे, लेकिन बापू के लिए हम लोग साधारण लोग नहीं थे। he brought देम, उन्होंने ब्रॉट किया, बाहर निकाला, आउट ऑफ इंडिफरेंस, इंडिफरेंस यानी कि इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? असमानता से, असमानता से उन्होंने बाहर निकाला उन्हें। मतलब मिलियंस ऑफ पीपल, जो लाखों लोग जो हमारे लिए साधारण थे वो बापू के लिए साधारण नहीं थे। बापू ने उन्हें साधारण कभी नहीं माना था, बापू ने उन्हें इनडिफरेंस से यानी असमानता से बाहर निकाला। हमारे देश के अंदर काफ़ी भेदभाव किया जाता था, छोटे जाति उच्च जाति का भेदभाव चलता था, उसी को यहाँ पे इनडिफरेंस बताया गया है, आपको याद होगा इस बात को। एंड अवेकेंड देम टू वन अनदर सफरिंग, और उन्होंने उन्हें खड़ा किया है, उन्हें जगाया है एक दूसरे के दुख पर, यानी जब दूसरा इंसान दुखी हो तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस चीज़ को लेके उन्होंने हर एक ऑर्डिनरी फॉक को, इंसान को जगाया है। ठीक है। और गांधी जी ने छोटे जाति के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने तो छोटे जाति के लोगों को हरिजन तक कह दिया था, आपको याद होगा इसके बारे में। गांधी जी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी डिटेल्स इनके बारे में मिलती रहेगी आपको। देखिए, व्हाट इफ नाउ बापू इज गॉन, क्या हो गया अगर बापू चले गए? वी वर स्टिल देयर, हम लोग तो अभी भी है ना, हम लोग तो अभी भी है। यंग, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस, जवान, मजबूत और साहसिक, प्राउड, गर्वान्वित। टू बियर हिज बैनर, उनके बैनर को, उनके कर्तव्यों को उठाने के लिए हमारे सामने, हमारे साथ। मतलब बापूजी ने जिस काम को शुरू किया था, उन्होंने जिस काम के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस काम को हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी भी है। बापू के सिखाए गए बच्चे हम लोग तो अभी भी है। उनके गुण को तो हम लोग जानते हैं, उनका गुण कैसा था उनके सबके साथ, और कैसा भारत वो चाहते थे। हम लोग तो उनको देखते ही आ रहे, उनसे कुछ ना कुछ सीखते ही आ रहे। तो जब तक हम हैं तब तक हम लोग उनके इस बैनर को, उनके इस कार्य को करते रहेंगे। बापू हैड पास्ड अवे, बापू तो गुजर गए थे, बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन, लेकिन जो उनका इंडिया था वो जारी रहेगा, जिंदा रहना उनके बच्चों के जरिए। उनके बच्चों में उनका इंडिया, जो जिस इंडिया का उन्होंने सपना देखा था, वो इंडिया चलता रहेगा, जारी रहेगा। भले ही बापूजी क्यों नहीं गुजर गए। अंत में भले ही लेखिका बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, वो अपने बातों को कितने तरह तरह तरीके से बयान कर रही है कि वो उनके गांधी जी के चले जाने के बाद वो अपने आप को अनप्रोटेक्टेड फील कर रही है, उनका मैजिक सर्कल खो चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, वो रो रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को हिम्मत दिया, और साथ ही साथ उन्होंने इस हिम्मत को हम लोगों के साथ भी शेयर किया है। इसको पढ़ने के बाद हमें भी कुछ ना कुछ हिम्मत मिल ही गया होगा, क्योंकि भले ही बापू नहीं रहे, लेकिन हम तो है ना। बापू के आइडियाज़ को, बापू के जो सोच है, उस सोच को हम लोग पालन कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग बापू को भी जिंदा रख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे सोच में ही बापू जी जिंदा रहे। आपको मुन्ना भाई MBBS तो याद होगा ही। जैसे ही मुन्ना भाई को बापूजी की जो ज्ञान है वो मिल जाते तो उनको बापूजी दिखाई देने लगते हैं। ये सब तो आपको याद होगा ही, ये सब तो याद रहता ही है आपको। ठीक है, अगर अधिक जानना है तो मुन्ना भाई MBBS को देख लीजिए। उसको देखने से आपको बापूजी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। उनके सोच, उनके अहिंसा के रास्ते को आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ड नेस्ट को। यहाँ पे वर्ड नेस्ट भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। डेक्ट का मतलब होता है डेकोरेटेड यानी सजाया हुआ। इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बिना इंटरेस्ट का। आगे देखते हैं कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को।
कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज का यानी 7वां नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको 2 बार मैं बता चुका हूँ। क्या करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। ये नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी से एसएस वर टेकन टू, गांधी जी के एसएस को ले जाया गया कहाँ पे, अहमदाबाद, इलाहाबाद, दिल्ली और बनारस। आपको याद होगा इसे ले गया था अहमदाबाद, यानी अभी हो गया इसका नाम प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, अ ह्यूज क्राउड हैड गेदर्ड बाय द, जो बड़ा सा क्राउड है वो कहाँ गेदर हुआ था, कहाँ इकट्ठा हुआ था, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो आपको याद होगा यहाँ पे गंगा होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट पेज में आते पेज नंबर 24 की तरफ। हमारा सी नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी अवेकेंड पीपल, गांधी जी अवेकेंड पीपल टू वन अनदर्स, गांधी जी ने लोगों को जगाया वन अनदर, एक दूसरे के इंडिफरेंस पे, जेलसी पे, सफरिंग पे या ग्रीड पे, लालच पे। तो उन्होंने सफरिंग पे, दुखों पे जगाया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन से कुछ सेंटेंसेस को चुनकर भरना है। ए नंबर क्वेश्चन है, पीपल ऑन द स्पेशल ट्रेन, जो स्पेशल ट्रेन पे जो लोग थे वो सेंग भजन्स, यानी भजन्स गाया करते थे, भजन्स गाया। बी नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर फेल्ट सी हैड ग्रोन विथ अप विथिन, ऑथर ने फील किया कि उन्हें वो ग्रोन हुई है किसके साथ, तो एक मैजिक सर्कल के साथ। बापू हैड पास्ड अवे बट, बापू तो गुजर गए लेकिन हिज इंडिया, उनका इंडिया, वुड कंटिन्यू टू लिव, वो जारी रहेगा, जिंदा रहना, इन हिज चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन। यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे एस होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, चार्ट को भरना है टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन से। कॉस्ट है, दे कुड फील गांधी जीज प्रेजेंस एमिड द फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, जिसका इफेक्ट दिया हुआ है पीपल डिड नॉट वीप एनीमोर, सॉरी यहाँ पे ये इफेक्ट दिया हुआ पीपल डिड नॉट वीप एनीमोर, लोग अब ज़्यादा नहीं रो रहे हैं, जिसका कारण क्या था, दे कुड फील गांधी जीज प्रेजेंस, वे लोग महसूस कर सकते गांधी जी के मौजूदगी को, एमिड द फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, फ्लावर्स और सॉन्ग्स के एमिड यानी बीच में, प्रेजेंस अलग है, एमिड अलग है, द फ्लावर्स और द सॉन्ग्स। नेक्स्ट है बी नंबर क्वेश्चन है, कॉज दिया गया, द मैजिक सर्कल वेनिस्ड, मैजिक सर्कल गायब हो गया, इफेक्ट क्या पड़ा, लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, छोड़कर मुझे अनप्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर दिया गया, इफेक्ट को, द ऑथर फेल्ट दैट शी वुड नॉट लूज करेज सो इजली, ऑथर ने फील किया कि वह अपने करेज को इतनी आसानी से लॉस नहीं कर सकती है। इसका कारण क्या था, कॉज क्या था, द ऑथर आस्क्ड हरसेल्फ, ऑथर ने खुद से पूछा, हैड बापू लिव्ड और डाइड फॉर नथिंग, कि क्या बापू जिंदा रहे और मर गए बिना किसी चीज़ के, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया धरती पे रह के, उन्होंने हमें ट्रेन किया, हमें सिखाया, अपने गुणों को दिया। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं ग्रामर इन यूज में क्या बताने को दिया गया है। ग्रामर इन यूज में ये तो एग्जांपल्स दिया गया है, जिसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैन एंड वीमेन वर सेट, दे कलेक्टेड राउंड बिरला हाउस, गांधी इज ग्रेट लीडर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, द पीपल वर स्टन, दे कुड नॉट स्पीक इन द बिगिनिंग, बापू passed away, I felt the magic circle had vanished, the ashes were immersed in the Ganga, then the sun set, we listened to the broadcast, we realized बापू was no more। इसको तो आपका आंसर बगल में दिया गया है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए यहाँ पे उसका आंसर, सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लाइन से दिया गया। आपको समझना कि आपको समझना होगा 10 नंबर से 10 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं वहाँ पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जॉइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस इनटू द सिंगल सेंटेंस एज डायरेक्ट। जैसा कि ग्रामर इन यूज का सिर्फ मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर सेंटर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हीं क्वेश्चन के आंसर को याद रखिए, अगर आता है तो आप इसके आंसर को कर दीजिएगा। इसके बावजूद अगर जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझना है, इसको मैं आपकी ग्रामर वाले सीरीज में, उस प्लेलिस्ट में आपको इसके सॉल्व वीडियोज़ को बना के भेजूंगा, जहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है बताया जाएगा। आप आसानी से उसको समझने के बाद सॉल्व कर पाओगे, जिसमें मैंने आप पहले से कई सारे ऑलरेडी वीडियोस डाल दिए हैं। टेंस भी आपको बता चुका हूँ, आपको वॉइस चेंज से समझाना है, वॉइस चेंज समझना है, नरेशन समझना है, सेंटेंस को समझना है, इन सभी चीज़ को आपको आहिस्ते आहिस्ते सभी समझाऊंगा। पर अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना बाकी। आपको इस चैप्टर को पहले ख़त्म करा दूँ, उसके बाद ही उसमें हाथ लगाऊंगा। देखिए
ये नंबर क्वेश्चन है आई सॉ अ स्नेक आई रेन अवे। यूज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को यूज करके इसे सिंगल सेंटेंस में बनाना है। आंसर होगा हैविंग सीन अ स्नेक कोमा, यहाँ पे कोमा है, आई रेन अवे, एक स्नेक को देखकर मैं दौड़ के चला गया। देखिए दो अलग अलग सेंटेंस था, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप, दो सेंटेंस था जिसको हमने कोमा देके एक मेन सेंटेंस में बदल दिया। नेक्स्ट देखिए, ही लर्न्स म्यूजिक ही लिसन्स टू द कॉर्ड्स होगा, ही लर्न्स म्यूजिक ही लिसन टू द कॉर्ड्स। कॉर्ड्स म्यूजिक को कहा जाता है, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट जो लोग म्यूजिक बजाते हैं ना पीछे, उसको कॉर्ड्स कहा जाता है। ये हो गया एक सेंटेंस, ये हो गया दूसरा सेंटेंस, इन दोनों को एक साथ जोड़ना था हमने। क्या किया आंसर में, ऑन लिसनिंग टू द कॉर्ड्स कोमा ही लर्न्स म्यूजिक। नेक्स्ट है गॉड इज प्रीसियस मेटल इट यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। गोल्ड एक प्रीसियस मेटल है जिसको यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स को बनाने में। आंसर है गोल्ड अ प्रीसियस मेटल इट इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। हर जगह कोमा दिया गया, यहाँ पे भी कोमा है और यहाँ पे भी कोमा है। डी नंबर क्वेश्चन है रामू हैज सम मनी ही कैन बाई बुक्स। रामू के पास कुछ मनी है जिससे वो बुक्स खरीद सकता है। आंसर होगा रामू हैज सम मनी टू बाई बुक्स। ई नंबर क्वेश्चन है रीमा कंप्लीटेड हर वर्क सी वेंट आउट। रीमा हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क वेंट आउट। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे। एफ नंबर क्वेश्चन है द बॉय रोट द आंसर वॉज इनकरेक्ट। लड़के ने आंसर दिया जो आंसर गलत था। आंसर होगा हमारा द बॉय रोट द इनकरेक्ट आंसर, या हम बोल सकते हैं द बॉय रोट द आंसर इन एन इनकरेक्ट वे। दो तरीके से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद अब 11 नंबर में देखते हैं 11 नंबर में क्या दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस के पेयर्स को इनटू अ सिंगल कंपाउंड सेंटेंस। ए नंबर क्वेश्चन है अ ओल्ड मैन इज अनवेल ही कैन नॉट गो आउट। आंसर होगा द ओल्ड मैन इज सो अनवेल दैट ही कैन नॉट गो आउट। यहाँ पे इल्यूटिव कंजंक्शन, यहाँ पे हमने डेट लगा दिया। आगे देखते बी नंबर क्वेश्चन ही इज ऑनेस्ट ही इज हम्बल। यहाँ पे कम्युलेटिव कंजंक्शन लगाना है तो आंसर होगा हमारा ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो हम्बल। सी नंबर क्वेश्चन सोनाली कैन नॉट राइट पोएट्री सी कीप्स ऑन ट्राइंग। यूज एडवर्सिटिव कंजंक्शन। आंसर होगा सोनाली कैन नॉट राइट पोएट्री बट सी कीप्स ऑन ट्राइंग। डी नंबर क्वेश्चन है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास इन एग्जामिनेशन। आंसर होगा हमारा स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास इन एग्जामिनेशन। स्टडी करो हार्ड या तुम नहीं पास कर पाओगे एग्जामिनेशन में। पेज चेंज करते नेक्स्ट पेज में आते हैं, वहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस इनटू सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया है। इन नंबर क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर इज अ फेमस पोएट ही वॉन द नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस पोएट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर हु इज अ फेमस पोएट, यहाँ पे फेमस जोड़ देंगे कोमा हु वॉन द नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रिटर्न होम एवरीवन इन द फैमिली हैड फॉलन एस्लीप। यहाँ पे एडवर्बियल क्लाउज जोड़ना था। आंसर होगा ही रिटर्न होम व्हेन एवरीवन इन द फैमिली हैज फॉलन asleep। सी नंबर क्वेश्चन है द सन राइसेस इन द ईस्ट एवरीवन नोस इट। यूज एडवर्बियल क्लाउज। आंसर होगा एवरीवन नोस दैट द सन राइसेस इन द ईस्ट। इस तरह से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 13 नंबर में देखते हैं क्या बोला गया है जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस इनटू सिंगल स्टेटमेंट एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया है। ए नंबर क्वेश्चन है इट रेन्ड हार्ड द रोड्स वर नॉट फ्लडेड। कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। आंसर होगा दो इट रेन्ड हार्ड कोमा बट द रोड्स वर नॉट फ्लडेड। बी नंबर क्वेश्चन है ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही टुक रेस्ट। सिंपल सेंटेंस में बदलना है। आंसर होगा आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही टुक रेस्ट। सी नंबर क्वेश्चन है राहुल इज अ ग्रेट सिंगर ही कैन सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना था। आंसर होगा एस राहुल इज अ ग्रेट सिंगर कोमा ही कैन सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। दी नंबर क्वेश्चन है द टाइम ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर का जो समय है ऑफ अ ट्रेन हैज चेंज, वो चेंज हो चुका है। आलिया न्यू इट, आलिया इस बात को जानती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बदलना था। आंसर होगा आलिया न्यू दैट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द ट्रेन हैज चेंज्ड। हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डायरेक्टली। नेक्स्ट पेज में आते हैं, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई नंबर क्वेश्चन है आई डू नॉट वॉच टेलीविजन आई डू नॉट लिसन टू द रेडियो, यानी कि नेदर आई वॉच टेलीविजन और आई डू नॉट लिसन टू द रेडियो।
इस तरह से ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस में। नेक्स्ट है F नंबर, द चाइल्ड वॉज शॉर्ट, द चाइल्ड कुड नॉट पिक द गुआवा फ्रॉम द ट्री। सिंपल सेंटेंस में बदलना था, बीइंग शॉर्ट द चाइल्ड कुड नॉट पिक द गुआवा फ्रॉम द ट्री। द होगा, THE द होगा, फ्रॉम ट्री या ट्री भी बोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारा हो गया 13 नंबर भी सॉल्व। अब लास्ट बचा है 14 नंबर, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्प्लिट द फॉलोइंग इनटू 2 सेंटेंसेस। ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इट रेन एंड आई कुड नॉट लीव माई रूम। आंसर होगा इट रेन, बारिश हुआ, आई कुड नॉट लीव माई रूम। फुल स्टॉप देखिए, इसको 2 सेंटेंस में स्प्लिट कर दिया गया, एक में फुल स्टॉप और दूसरे में भी फुल स्टॉप। बी नंबर क्वेश्चन है, ही थॉट दैट ही कुड नॉट विन द रेस, यानी कि ही थॉट फुल स्टॉप ही कुड नॉट विन द रेस फुल स्टॉप। सी नंबर क्वेश्चन, हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड टू द ऑफ द ट्रबल द प्रिंसिपल लेफ्ट from for home. The principal has been informed of the trouble, full stop, he left for home, full stop. The number question is, Nasir who was the captain of the team scored a century. Nasir was, answer होगा Nasir was the captain of the team, full stop, he scored a century, full stop. इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे ग्रामर इन यूज़ को भी कम्प्लीटली समझ लिया है। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्रामर इन यूज़ को बस हम यहाँ पे सॉल्व करके जानेंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत से बच्चे हमसे ये पूछा करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके तो दे दिया। लेकिन सॉल्व कर लेने से और इसको लिख लेने से, फेयर कॉपी में नोट कर लेने से, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने इसको अच्छी तरह से जान लिया। क्योंकि अगर आपको इसको सीखना है तो इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, इसको एकदम बेसिक से सीखना पड़ेगा। बिना बेसिक से सीखे आप इसको तुरंत भूल जाओगे और आपके दिमाग में ये रहेगा नहीं, और रट के जाओगे तो ग्रामर मिस्टेक करोगे तो आपसे और भी ज़्यादा भूल होगी, तो नंबर मिलेगा नहीं आपको। इसलिए मैं आपको इसके लिए जो भी मटेरियल्स होंगे इसको समझने में जो आपके काम आएंगे, मैं आपको उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि अभी इन वीडियोस को बनाने में और अपने क्लास को कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। इसको करते ही मैं आपको सभी चीज़ें बता दूंगा। और आपको मैं ये भी बता देना चाहूँगा अभी मैं कि जो राइटिंग एक्टिविटीज़ है, जो ये राइटिंग एक्टिविटी दिया गया इस चैप्टर का, तो राइटिंग एक्टिविटी का मतलब राइटिंग में आपको नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सारे राइटिंग्स आ जाते हैं। इन सभी राइटिंग्स को मैं एक कंपोजिशन के प्लेलिस्ट में आराम से एक एक करके पोस्ट करूँगा, जहाँ पे आपको सभी सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, या आपको कोई चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत है, किसी वीडियो को किसी टॉपिक के ऊपर किसी तरह का कंपोजिशन चाहिए, चाहे वो लेटर राइटिंग से हो, चाहे वो नोटिस राइटिंग से हो, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा और बहुत से बच्चों की डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसी वीडियो के जरिए, वीडियो बनाकर। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बातें करेंगे आपसे अपने अगले चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।